को ऐसा लगने लगा था कि हमको अब सीएम बनने का मौका नहीं मिल पाएगा, इसलिए ये चाहते थे कि किसी भी कीमत पे हमको सीएम बनना है। आपने देखा होगा लगातार उनकी बयान टीवी चैनलों के माध्यम से आता था। शैलजा जी के ऊपर भी बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। शैलजा जी सिर्फ फोटो शूट कराती थी, टीएससी को हीरो बनाने का काम करती थी। मंत्रियों को जो पावर मिलनी चाहिए थी मिल नहीं पाई। एक ताकत सेंट्रलाइज होके कुछ चुनिंदा लोगों के साथ पूरे 5 वर्ष तक काम करती रही। पिछले चुनाव में जो हमारे पार्टी की तरफ से एक प्लानिंग के तहत चुनाव लड़ा गया था आपसी तालमेल के साथ, उसका इस बार कमी दिखा, सब अपने अपने में रह गए। छत्तीसगढ़ में 2023 चुनाव में मिला जनादेश भी यही इशारा कर रहा है। अंदरूनी कलह, नेताओं में सामंजस्य और एकजुटता की कमी, यही कांग्रेस की हार की वजह बनी और नतीजा निकला बीजेपी की बम्पर जीत। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी, लेकिन किसी दीमक की तरह ये वजह कांग्रेस को अंदर ही अंदर खाती रही। नतीजा 5 साल की सत्ता हाथ से गंवाने के रूप में निकला। करारी हार के बाद प्रदेश के नेतृत्व की आलाकमान के साथ बैठक हुई, जिसमें हार के मुद्दे पर मंथन हुआ। तो इधर कांग्रेस अपने वरिष्ठ नेताओं को सलाह दे रही है कि उन्हें संयम बनाए रखना चाहिए। किन कारणों से हार हुई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सारी चीज़ों के लिए मंथन किया जाएगा। अभी प्रदेश में भी विचार विमर्श किया जाएगा, लेकिन सारे नेताओं को आत्मसंयम रखना चाहिए और विशेष तौर पे सार्वजनिक तौर पर कोई भी टिप्पणी करने से पहले परहेज करें। पार्टी के फोरम पे सबको अपनी बात रखने का अवसर मिले। बम्पर जीत के साथ सत्ता में वापसी कर चुकी बीजेपी यही बात चुनाव के पहले से दोहरा रही है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह छिड़ी है। अब बयानबाजी से फिर कलही खुली तो बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उसे द्रोह बता दिया। चलो कम से कम कोई तो बोल रहा कान पकड़ने का, जनता ने कान पकड़ने लायक भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस पार्टी एक गिरोह है, बंटवारे को लेकर के लड़ाई ये चालू हो गई और उनके मुखिया समीक्षा यहाँ की करना चाहिए, वो दिल्ली में जाके समीक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता इस हार का ठीकरा अपने हिसाब से जिम्मेदार नेताओं पर मर रहे हैं। उधर दिल्ली में बैठकों के जरिए मंथन हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौती विभीषण की है, जिसके चलते कांग्रेस को 15 साल बाद मिली सत्ता गंवानी पड़ी। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। चुनाव में हार क्या हुई? जिस नेता के खिलाफ मुंह खोलने तक की हिमाकत कोई विधायक मंत्री नहीं जुटा पाता था, अब उसी के खिलाफ आग उगलने लगे हैं। फिर बात चाहे अमरजीत भगत की कर लें, बृहस्पति सिंह जी की कर लें या फिर जयसिंह अग्रवाल की कर लें, टीएस सिंहदेव ने भी हार के लिए नेतृत्व को दोषी माना है, लेकिन ये बातें उन्होंने इशारों में कही है। आखिर ऐसा हुआ क्या कि हार का ठीकरा खुद के गिरेबान में झांकने के बजाय कांग्रेस के नेता अपने ही मुख्यमंत्री पर हार का ठीकरा फोड़ने में जुट गए? एक बार ये मान भी लिया जाए कि शीर्ष नेतृत्व ने ठीक काम नहीं किया या फिर कमजोर नेतृत्व हार की वजह बनी, लेकिन ऐसा बोलने वाले नेता खुद की सीट भी तो नहीं बचा पाए। अमरजीत भगत नए नवेले सैनिक से हार गए, जयसिंह अग्रवाल लखन के सामने चारों खाने चित हो गए, सिंहदेव को उन्हीं की पार्टी के पुराने साथी ने हरा दिया, तो बृहस्पति सिंह जी को तो टिकट भी नहीं मिला। ऐसे में लगता नहीं कि खुद की नाकामी का ठीकरा कांग्रेस के नेता अपने मुखिया के सिर पर फोड़ रहे हैं। आज तो बृहस्पति सिंह का जो बयान आया उससे एक बात तो जरूर साफ हो गया कि पार्टी के नेता ही अपनी नेताओं के खिलाफ गुस्से का कितना गुबार मन पे भर के बैठे थे। ऐसे में जब पार्टी के अंदर ही नेता एक दूसरे को से निपटने और निपटाने में लगे हों, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को हराने की जरूरत क्यों पड़ी? इनका हारना तो खुद ही तय था। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। हार की दिल्ली में समीक्षा जरूर हुई, लेकिन जिस तरह की बातें छत्तीसगढ़ में चल रही है, उन बातों की चर्चा क्या आज की बैठक में हो पाई? अगर नहीं हो पाई तो यह मान लेना चाहिए कि पार्टी के अंदर बनी खाई लोकसभा चुनाव में एक और बड़े गड्ढे में जाने का रास्ता तैयार कर रही है। चलिए इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। विभीषण कौन? हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। बृहस्पति सिंह जी, विस्फोटक बल्लेबाज कांग्रेस के, आज खुद हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ रामावतार तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। और चूंकि पूर्व विधायक बृहस्पति जी बैठे हैं, तो पूर्व विधायक हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, श्रीचंद सुंदरानी साहब, बहुत स्वागत करता हूं उनका। बृहस्पति जी, पहले तो हमें लग रहा था कि बृहस्पति पर ही शनि भारी है, लेकिन यह नहीं पता था कि पूरी पार्टी पर सभी ग्रह भारी थे। क्या कहेंगे, कौन है गुनहगार इतनी बड़ी हार का कांग्रेस के लिए? जी बृहस्पति जी।
देखिए ये जब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आने लगा और हमारे कुछ वरिष्ठ मंत्रियों का, नेताओं की भाषा बदलने लगी, कार्यशैली बदलने लगी, बैठे बैठाए भाजपा को मुद्दा देने लगे, तब ये समझ में आने लगा था कि विभीषण कौन। ये समझ जिस दिन आचार पढ़ने का इस्तीफा मंत्रालय को गया और पंचायत मंत्री ने इस्तीफा दी और ये अपने ही सरकार के मंत्री इस सरकार के ऊपर आरोप लगा दे कि 7 लाख प्रधानमंत्री आवास का पैसा सरकार ने नहीं दी, हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने, और उसको लेकर सदन से लेकर सड़क तक और कांग्रेस के सारे नेताओं से मंत्रियों के घर घेरने का काम शुरू हुआ, तभी से कांग्रेस को, हम लोगों को निगेटिव मैसेज आने लगा था, जनता में नाराजगी दिखने लगी थी और भाजपा के पक्ष में माहौल खड़ा करने का काम होने लगा था। ये काम शुरू तब होता है जब अमित शाह जी से, माननीय देश के गृह मंत्री जी से हमारे राज्य के पंचायत मंत्री जाके मिलते हैं और उस बात का खुद भी आके अंबिकापुर के एक सभा में संबोधित करते हुए उसने खुद बोलते हैं सबके सामने कि हाँ मैंने मिलकर ऐसी बात किया। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ की चर्चा पूरे देश में कांग्रेस के लोग करने लगे थे और इसको लेकर छत्तीसगढ़ मॉडल लागू करने की बात होने लगी थी और पूरे देश के कांग्रेस के नेता, हिंदुस्तान के नेता अधिवेशन छत्तीसगढ़ में बुलाते हैं रायपुर में, और सारे खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी सबने कहा कि छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में हम लागू करेंगे और बहुत अच्छा काम की है। 12 छत्तीसगढ़ में जो हमने जनता से वादा किया था पूरे कर दिए। उसके महज 4 दिन बाद डिप्टी सीएम ने ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में 36 में से 12 वादा पूरा किए, मतलब एक तरह से भाजपा की प्रोजेक्ट करना शुरू हमारे मंत्रियों ने शुरू कर दिया। तीसरा चीज आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी रायगढ़ में आए थे, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री जी को आरोप सारे हमारे कांग्रेस के नेताओं ने लगा रहे थे लगातार कि मोदी जी पक्षपात कर रहे हैं, सौतेला व्यवहार कांग्रेस के साथ कर रहे हैं। वहाँ हमारा डिप्टी सीएम, हमारा ही मंत्री ये बोलता हो कि मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, छत्तीसगढ़ को जितना हमने उम्मीद किया था उससे ज़्यादा मदद मिल रहा है और मिलेगा। इसके बाद बचता ही हमारे पास क्या था? छत्तीसगढ़ को एक तरह से छत्तीसगढ़ में भाजपा को खुलेआम प्रचार करने का काम हमारे मंत्री करने लगे थे। तब से ये छत्तीसगढ़ की जनता में भावनाएं जगने लगा था। ये बहुत गंभीर चिंता था। अगर उस समय हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी आदरणीय शैलेजा जी हाईकमान को रिपोर्ट कर दिए होते, 3 स्टेप था बीच में, अगर उसी समय स्टेप रिपोर्ट करते गए होते और कार्रवाई हो गई होती तो शायद कांग्रेस को हमको इसे दिन देखने को नहीं मिलता। इसलिए छत्तीसगढ़ की जो आज समय है, आने वाला समय 2024 के पहले हमें हाईकमान को इसका निर्णय लेना चाहिए, इसकी फैसला लेना चाहिए, ऐसे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। ये तो भाजपा चुनाव नहीं जीती है, कांग्रेस के लोगों ने जीता है। गांव की कहावत है, बिल्ली के भाग से शिखर टूट गया साहब। चलिए पूछ लेते हैं सुंदरानी साहब हमारे साथ। सुंदरानी साहब, एक बहुत चर्चित शायरी है, एक ही उल्लू काफी था बर्बादे गुलिस्तां के लिए, यहाँ तो हर साख पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। आप लोगों ने मेहनत क्यों की सुंदरानी साहब? कांग्रेस तो खुद ही हारने के लिए तैयार थी। बृहस्पति जी को सुन लीजिए, जयसिंह अग्रवाल को आज सुन लीजिए, तभी जवान से अमरजीत भगत भी बोलने के लिए तैयार हैं, बोल भी दिए हैं, बाबा बोलने के लिए तैयार हैं। क्यों मोदी जी और अमित शाह जी को इतनी मेहनत कराई आप लोगों ने? कांग्रेस तो पहले से तैयार थी हारने के लिए। सुंदरानी साहब देखिए आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लड़ती है और अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करती है, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी हो या पार्टी का एक छोटा सा बूथ का कार्यकर्ता हो। उसे जो जिम्मेदारी होती है वो बहुत ईमानदारी से निभाता है। मदमस्त हाथी पर सवार होकर कभी घमंड में नहीं आता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लोग जिस प्रकार से 68 सीटें पिछले चुनाव में आई, उसके बाद 3 उपचुनाव जीते, नगरीय निकाय के चुनाव जीते। मैंने 5 साल कांग्रेस के नेताओं के साथ डिबेट किया है बैठ के, तो वो बार बार एक ही बात कहते थे कि आप लोग हो कहाँ, आप दिखते कहाँ हो, आपके उपचुनाव आपने नहीं जीता, नगरीय निकाय के चुनाव नहीं जीता, एक नगर निगम आपके पास नहीं है, एक नगर पालिका आपके पास नहीं है, आपका वजूद खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। ये 5 साल तक कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार डिबेटों में बोलते रहे और 75 पार का इन्होंने नारा दिया
75 पार का जब वो नारा देते थे तो ऐसा लगता था कि हर कांग्रेस के प्रवक्ता, हर कांग्रेस के नेता, चाहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्यों न हो, 75 पार कर की बात कह के बहुत घमंड की भाषा दिखती थी। और छत्तीसगढ़ की जनता ने कभी घमंड को स्वीकार नहीं किया, कभी आक्रामकता को स्वीकार नहीं किया। छत्तीसगढ़ की जनता भोले भाले सीधे साधे लोग हैं। यहाँ नेताओं के आचरण में भी उसी प्रकार का व्यवहार चाहते हैं, आक्रामकता नहीं चाहते। दिन भर भूपेश बघेल जी दिन में रोज 1-2 बार पत्रकारों से बात करते हुए मोदी जी के खिलाफ अनाप शनाप टिप्पणियां करना, मोदी जी को कटघरे में खड़ा करना। ऐसा लगता था कि भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नहीं है, राष्ट्रीय कहीं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व करता है। उसका सारा हमला मोदी जी के खिलाफ होता था। जनता ने उनको अस्वीकार कर दिया, सच्चाई से उनको स्वीकार करना चाहिए। रामदास जी, एक कहावत है अंग्रेजी में, हालांकि वो अंग्रेजी कहावत अगर मैं बोलूंगा तो दूसरी दिशा में चले, लेकिन ये कहा जाता है कि हर किसी का एक दिन आता है। ऐसा नहीं लग रहा कि कांग्रेस नेताओं के जैसे बोल वचन कहूंगा मैं, सभी ताक पर थे, आज मौका मिल गया। जिस सीएम के बारे में बोलने से घबराते थे, आज खुले तौर पर ऐसे वार हो रहे हैं, ऐसे बयान आ रहे हैं जो बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था कोई कि ऐसे नेता इस तरह का बयान दे भी सकते हैं। जी, हार का कोई एक कारण नहीं है, अलग अलग कारण हो सकते हैं। उसमें एक कारण है कि अति आत्मविश्वास कांग्रेस नेताओं को था। वैसा मेहनत जमीनी स्तर पर कमजोर था। एक दूसरा हिंदुत्व था, इस हिंदुत्व का समझ नहीं पाए वो। तीसरा उनकी रणनीति और केंद्रीय नेतृत्व के आने के कारण वैसे उन्होंने युद्ध की तरह लड़ा, शायद वैसी लड़ाई नहीं लड़ पाई कांग्रेस। और चौथी बात है, कांग्रेस को कांग्रेसी ही हराते हैं, ये प्रचलित दोहा है, वो चलते रहता है। ये भी एक कारण हो सकता है। मेरा ये कहना है कि पार्टी में जो अनुशासनहीनता है वो कहीं न कहीं कांग्रेस में कमजोर है। आप भाजपा में देखिए, 15 साल हम लोग ने राज देखा रमन सिंह का। एक आदमी ने खुलकर बयान खिलाफ में नहीं दिया। अंदर में कुछ भी करते रहो, कोई बयानबाजी नहीं। कितने भ्रष्टाचार की शिकायत, कितनी अव्यवस्था, कार्यकर्ता कितना दुखी था, वो भी कार्यकर्ता सामने आके नहीं बोल पाया। वहाँ अनुशासन है या अनुशासनहीनता है। यहाँ छत्रपों को अपना अस्तित्व ज़्यादा चाहिए, पार्टी जाए भाड़ में, तो इससे ये स्थिति थोड़ी सी उत्पन्न हुई दिखती है मुझे। बृहस्पति जी, ये बृहस्पति जी का ये कांग्रेस पार्टी की हार का गुस्सा है बृहस्पति जी, या टिकट नहीं मिलने की टीस है बृहस्पति सिंह जी को? देखिए, ना तो टिकट मिलने की टीस है, हार की जरूर दुख है, लेकिन हारने के कारण जब दिखते हैं तो जो हमने टीवी चैनलों में देखा, समाचारों में देखा, जो लोगों के बयान देखा, मैंने उसका बात का उल्लेख किया है। मैं अपने मन से कोई मनगढ़ंत नहीं, आप टीवी चैनलों की न्यूज निकाल के देख लो, अपने चैनल खुद आप देख लो, तो ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ देखा। और इसको निश्चित ही हम लोगों को अगर इस समय रहते, अगर हमारे हाईकमान ने, हमारे प्रभारी ने रिपोर्टिंग कर देता, हाईकमान निर्णय ले लिया होता, तो शायद ये दिन हमको देखने को नहीं मिलता। ये भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता और बहादुरी से चुनाव नहीं जीते हैं, हमारी कमजोरी कहीं है, और हमको आने वाला समय के लिए सचेत रहते हुए इसका निराकरण कर लेना चाहिए हाईकमान को। इसलिए मैं भी रविवार से जा रहा हूं और हाईकमान से मिलकर सारी बातें अवगत कराऊंगा। जी, सोनी साहब, बृहस्पति जी बहुत नाराज चल रहे हैं, ले लीजिए अपनी पार्टी में। सलाह भी दी है बृहस्पति जी ने, टीएस सिंहदेव जी को आप लोग राज्यपाल बना दीजिए, उन्हीं की बदौलत जीते हैं आप लोग। सुनाई, आप सुने कि नहीं सुने बृहस्पति जी ने क्या कुछ कहा था? जी 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 बिल्कुल सुने हैं। और बृहस्पति सिंह जी हमारे मित्र रहे, हम साथ में विधायक रहे 5 साल के। और बृहस्पति सिंह एक जुझारू नेता है, वे अगर भारतीय जनता पार्टी और दिल पे कोई मलाल नहीं रखते, जो बोलना है मुंह फट बिंदास बोलते हैं। और ऐसे नेताओं की जरूरत है, और अगर भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो हम स्वागत करेंगे उनका। नहीं, राज्यपाल बना रहे हैं क्या टीएस साहब को, वही पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, ये देखिए मेरे लेवल का मामला नहीं, मैं नहीं, बात पहुंचाएंगे क्या वहां तक? मैं आदित्य जी बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, मैं उन नेताओं तक नहीं पहुंच सकता जिनको राज्यपाल बनाना है। सही बात है, पहुंच जाते सुधारी साहब तो टिकट मिल जाती। सुधारी साहब चरण वंदना नहीं कर पाए आप, यही दिक्कत है आपके साथ भी। जी रामदास जी, अपने जीवन से संतुष्ट हूँ आदित्य जी। रामदास जी, आपको क्या लगता है कि पार्टी की जो स्थिति है, हार से सीखेंगे या एक दूसरे के खिलाफ गड्ढा और तेजी के साथ खोदेंगे? जी, पहले तो एक दूसरे के खिलाफ ये बोलेंगे, पूरी भड़ास निकालेंगे, एक दूसरे के पोल खोलेंगे, उसके बाद
चुनाव आते आते ये चलेगा। कांग्रेस को इस समय कांग्रेस कोई कमजोर स्थिति में नहीं है। कांग्रेस की अपनी कमजोरी रही है और भाजपा की अच्छी रणनीति, उनके हिंदुत्व, मोदी की गारंटी, मोदी के प्रति विश्वास, उनके अगर राज्य के नेता चुनाव लड़े रहते तो भाजपा इस तरह स्थिति में नहीं होती है। बात सही है। केंद्रीय नेतृत्व आया, पूरी टीम, लौ लश्कर, उसके पास ईडी से लेकर सब चीज था, तो उससे भूपेश बघेल तो लड़ रहे थे। भूपेश बघेल तो सारे नेता जो है वो तो अपने विधानसभा तक सीमित थे। अगर प्रदेश स्तर पर कोई नेता दौरा किया, नेता जनता तक पहुंचा, मुद्दों की लड़ाई लड़ा, भाजपा से लड़े, तो भूपेश बघेल ही लड़ा है और दूसरे नेता नहीं लड़े हैं। अब हो सकता है कि भूपेश से गलती हुई होगी, मानव जीवन में सबसे उनसे रणनीतिक गलती हुई होगी, बयानों में गलती हुई हो, मगर जो नेता बोल रहे हैं ये जो हैं वो भी कितने जीत लिए या अपने क्षेत्रों में कितना जिता लिया, तो वो एक हर नेता को अपने अपने तौर पर समीक्षा करके इस समय ये देखा जाना चाहिए कि पार्टी कैसे और मजबूत हो सकता है। कुछ चीजें वो भाजपा से भी सीखें कि उनके अनुशासन, उनके कार्यकर्ताओं का समर्पण, उन कार्यकर्ताओं का जुझारूपन, उनके रणनीति कितनी जबरदस्त थी कि भाजपा के लोकल कार्यकर्ता इतना निराश था, वो कार्यकर्ता सक्रिय नहीं था, उसको उन्होंने सक्रिय कर दिया, अपनी कमजोरियों को खत्म की, नई ऊर्जा भरी, वो तो भाजपा ने किया ना। तो ये काम तो कांग्रेस भी कर सकती है, आज नहीं कर पाई, कल कर सकती है। तो कल की रणनीति को बनाएं तो ज्यादा बेहतर तरीके से कांग्रेस यहाँ मजबूत हो सकती है। रामतर जी, एक डेटा और है, एक स्टैटिस्टिकल डेटा एक बहुत साफ कहता है कि सरगुजा की 14 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती और कांग्रेस जो पिछली बार जीती थी, और बस्तर की 12 सीटें जो पिछली बार 12 की 12 कांग्रेस जीती थी, 11 जीती थी, बाद में एक बाय इलेक्शन हुआ, 12 की 12 कांग्रेस के पास, उसमें से 8 भारतीय जनता पार्टी ने जीती। अगर ये दोनों सीटें इतनी नहीं आती या बस सरगुजा में अगर आधी सीटें भी मिल जाती कांग्रेस को और 3-4 सीटें अगर बस्तर से बढ़ जाती, तो फिर आप देख लीजिए आंकड़ा कहां पहुंचता। आंकड़ा कांग्रेस पार्टी बहुमत की ओर पहुंच जाती। और मैदानी इलाकों में डेटा बहुत क्लियर है, 30 और 32, 30 जो है वो 32 जो है भारतीय जनता पार्टी और 30 सीटें कांग्रेस ने। मतलब साफ है ये दोनों ही जगहों में, दोनों संभागों ने कांग्रेस की हार को तय किया और भारतीय जनता पार्टी की जीत को। रामतर जी, देखिए सरगुजा में अलग अलग तरीके के मुद्दे थे कि वहां पर कांग्रेस की रणनीति कमी थी, टिकट वितरण की गड़बड़ी हुई, 2.5 साल वाला मामला भी नुकसानदायक रहा। 2.5 साल के फार्मूला के बाद लगातार जो ये बात बृहस्पति सिंह ठीक बोल रहे हैं कि उन्होंने मन में कहीं ना कहीं PS बाबा के मन में था कि 2.5 साल में मुख्यमंत्री नहीं बना गया। वो बात को वो एक कूटनीति भरा नेता होना चाहिए, तो दबे जुबान में रहे, वो उन्हें छलकाते रहे, अब वो भाजपा को मुद्दा मिलते गया, तो ये एक उसका नुकसान। और वो खुद ही लगातार बोलते थे मेरी चल नहीं रही है, तो उसके कारण जो उनके जनता थे, क्षेत्र की जनता थे, कार्यकर्ता थे, वो एक बिखरते गए, अलग होते, क्योंकि सबसे बड़े नेता आज के डेट में वही हैं और वो ही एक निराश हैं, उदास हैं, उन्होंने मैदान की लड़ाई लड़ी, तो उसका दृश्य सरगुजा में देखने को मिला है। बृहस्पति जी, आपकी नाराजगी सिर्फ सीधे साहब से है या पूरी पार्टी से? शैलजा जी से भी आपकी दुश्मनी हो गई, ये भी आरोप आपने लगाया कि बिक गई, कोई सबूत है या ऐसे ही हवाई बातें कर रहे हैं? बिकने की बात मैंने कभी नहीं कहा, पूरे वो को निकाल के देख लें। मैंने ये कहा ना कोई प्रभावी शख्स से प्रभावित हो गई वो। मैंने एक बात को कहा, 3 बातें मैंने उदाहरण आपको दिए हैं जो आपके चैनलों में लगातार देखने को मिला। पहली तो ये कि जब पंचायत मंत्री से इस्तीफा जब दिया और सरकार के ऊपर आरोप लगा कि 7 लाख आवास का पैसा नहीं दिया गया, जिसके कारण कांग्रेस के सारे लोगों का घर घेरा गया, सदन से लड़ा, उस दिन सही रिपोर्टिंग अगर हाईकमान को दिया गया होता, उस दिन अनुशासनहीनता, उसको बैठ के भी बात कर सकते थे इसी ने माहौल क्रिएट करके, तो अगर कार्रवाई हुई होती तो शायद आज दिन देखने को नहीं मिलता। नंबर 2, मैंने कहा कि रायपुर में जो अधिवेशन हुआ, इसके बाद सारे नेताओं को, राष्ट्रीय नेताओं को चुनौती दे डाला और उसकी रिपोर्ट भी प्रभारी ने नहीं दिया हाईकमान को, जिसके कारण अनुशासनहीनता कार्रवाई होना चाहिए था जो नहीं हुआ, जिसके कारण मनोबल बढ़ा और उसका भी कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ा। तीसरी बात, रायगढ़ के प्रधानमंत्री के सभा में खुलेआम भाजपा को प्रोजेक्ट करना और कांग्रेस को नेगेटिव बात करना और हाईकमान को प्रभारी ने रिपोर्ट नहीं किया, कार्रवाई नहीं हुई, अगर हुआ होता तो शायद आज दिन देखने को नहीं। तो हमको अपनी गलती सुधारना चाहिए था और कड़ी का काम
प्रभारी का ये चाहिए कि हाई कमान जो राज्य में गतिविधियां चल रही है, जो गड़बड़ी हो रहा सुधारने के लिए हाई कमान के सहयोग से ठीक करें। पहले की प्रभारियों ने भी सुधारने का काम किया, तब हम 15 साल की सरकार को 15 सीटों में लाके सिमट पाया था और हमने सरकार बना पाया था। और अभी भी चुनाव के बाद हरि प्रसाद और पुनिया जी ज्यादा बेटर थे आपकी नजर में? ज्यादा बेहतर थे। वो लोग समझते थे, हर विधानसभा में कार्यक्रम करते थे और हर विधानसभा में गए। ये तो सिर्फ हमारे जो अभी नए प्रभारी हैं, मैंने देखा प्रोटोकॉल को किधर किनार करते हुए डिप्टी सीएम से गाड़ी चलवा रहे हैं, खुद गाड़ी में बैठ के घूम रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, फोटो शूट करा रहे हैं और किसी को फिल्म में हीरो प्रोजेक्ट किया जाता उस तरह से कर रहे हैं। तो ये अच्छा बात नहीं था, बल्कि ये नुकसान हुआ और जिसके लिए बेहद अफसोस है हम लोगों को, और हम लोग को इसकी कमियां झेलना पड़ा है। जिस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने 15 साल इनका सर चढ़ के घमंड बोल रहा था, 15 सीटों में छत्तीसगढ़ की जनता ने सिमट दिया। हम लोगों से भी कहीं न कहीं गलतियां हुई, हमारे नेताओं से, हम सब लोगों से भी, जिसके कारण हम लोग 71 के जगह 35 सीटों पे सिमट गए हैं। और निश्चित है इससे हम लोग को सीख मिलेगा और फिर हम लोग पुरानी बातों को भूलकर एकजुट होकर नई रणनीति बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि फिर से भारतीय जनता पार्टी 15 से अगर 55 पहुंच सकते हैं तो हम भी 35 से 55 पहुंच सकते हैं। ठीक है। सुधारी साहब, बृहस्पति सिंह जी ने कहा है कि प्रभावी जो प्रभारी थी वो किसी प्रभावी शख्स के प्रभाव में थी, है ना? तो कौन है वो प्रभावी शख्स भारतीय जनता पार्टी का? जांच करवाइए ना। आप लोग तो बात बात पे सीबीआई जांच की मांग करते हैं, करा दीजिए सीबीआई जांच एक और। नहीं, नाम बता देना बृहस्पति सिंह जी। अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी वरिष्ठ शख्स के साथ तो इनकी प्रभारी की मेल मुलाकात थी या उनके साथ उनके रिश्ते थे नजदीक के, तो कहीं बता दें, ऐसा नाम उजागर कर देना। गोल गोल बात क्यों कर रहे हैं? और गोल गोल बात का कोई अर्थ होता है क्या राजनीति में? हमेशा राजनीति साफ सुथरे शब्दों में होनी चाहिए, साफ शब्दों में बता देना चाहिए। ऐसी कोई बात है क्या? ये सब फालतू की बातें हैं। देखिए क्या है, मदमस्त हाथी पे सवार थी कांग्रेस पार्टी। प्रभारी से लेकर मुख्यमंत्री जी से लेकर सारे विभाग के मंत्री, सारे विधायक, इनको एक गुमान था कि हम जो करेंगे वो हम जीतेंगे। ये गुमान इनका टूटा और किसी भी दल को गुमान नहीं रखना चाहिए। परिस्थितियों का मामला रहता है, परिस्थितियां जनता की समझना चाहिए, हाई प्रोफाइल नहीं होना चाहिए। जनता के बीच में सौम्य सरल लोगों को पसंद किया जाता है। डॉक्टर रमन सिंह जी का आप उदाहरण है, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, सरल सौम्य रूप में उनकी पहचान रही। और निश्चित रूप से भूपेश बघेल का जो चेहरा था वो आक्रामक चेहरा था, वो काम कम करते थे, कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार को कटघरे में खड़ा करते थे। तो निश्चित रूप से उनको सबक मिला है, जनता सबक देती है। ठीक है। राउतरा जी, जो चर्चाओं में बातें हैं कि कांग्रेस हारी नहीं है बल्कि पार्टी के लोगों ने ही हरवाया है, मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे बयान हैं। आज तो जयसिंह अग्रवाल ने भी बोल दिया है। क्या आप मानते हैं जोगी पैटर्न तो नहीं लौट आया कांग्रेस में? कांग्रेस के नेता कह रहे हैं जोगी पैटर्न आ गया वापस कांग्रेस में। रामदास जी, मुझे जो जानकारी है कि कोरबा इलाके में जयसिंह अग्रवाल की चली है, उन्होंने तो बहुत लोगों को टिकट तक दिलाया है, जहाँ तक जानकारी है। इसके बाद अगर ये माना जा रहा है कि वो हारे हैं, हरवाए हैं, हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर, जैसा मैंने कहा, कांग्रेसी ही कांग्रेस को हरवाते हैं, बाकी में कहाँ दम है। तो ये हो सकता है पैटर्न कहीं कहीं लागू हुआ हो, छत्रप अपनी वर्चस्व की राजनीति के लिए किए होंगे, फिर भी अब तक खुल कर ही नहीं आया था। जैसे आज अब हारने के बाद तरह तरह की बात आ रही, तो हम लोग भी रिपोर्टिंग करते हैं तो ये बातें कहीं न कहीं दिख जाती है कि इस तरह से भीतरघात बड़े स्तर पर हो रहा है, इसलिए वो हारेगा, वो जीतेगा। ये बात चुनाव हारने के बाद एक दूसरे के बोल रहे हैं, और जो भीतरघात है वो 2, 4, 5 हजार 10 हजार तक होगा। इन सब की जो हार या जीत हुई है वो काफी बड़ी संख्या है। उतना बड़ा कोई फेरबदल करेगा वो पूरे प्रदेश में जिता लेगा, वैसी स्थिति नहीं दिखती। जैसा कहा जा रहा है, एक लहर था जिसको लोग समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए अंडर करंट को, और ये अंडर करंट पैदा करने के लिए जो भाजपा ने रणनीति लगाई, उन्होंने काम किया, वो प्रभावी तरीके से काम कर गया। ये प्रमुख कारण है। ये छोटे छोटे कारण हो सकते हैं, अपने अपने हारने के कारण हो सकते हैं, वो अलग अलग तरीके से जो व्याख्या है, कोई किसी गुट से जुड़ा है, कोई किसी व्यक्ति से जुड़ा है, उसके आधार पर बयान अलग अलग हो सकते हैं। निजी तौर पर अगर व्यापक तौर पर देखेंगे तो भाजपा की एक बेहद रणनीति को न समझना ही हार का कारण बना है। तो देखिए, हार के बाद अलग अलग नेताओं के अलग अलग सुर हैं।
कोई किसी के ऊपर आरोप लगा रहा है, कोई किसी के ऊपर आरोप लगा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, हार की समीक्षा तो होनी चाहिए, और समीक्षा तभी होती और बेहतर तरीके से जब समीक्षा रायपुर में होती। दिल्ली में क्या समीक्षा होगी? बुलवाया जाता बृहस्पति जी को, बुलवाया जाता जयसिंह अग्रवाल जी को, और जो नेता लाइन में खड़े हैं जैसे अमरजीत भगत, उनको ही बुलवाया जाता। भाई बताइए हारे क्यों? हार की समीक्षा रायपुर में ही हो सकती है, दिल्ली में कभी नहीं। और दिल्ली से जो फैसले लिए जाते हैं, कैसे लिए जाते हैं, हम सब ने देखा है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव हैं, जो आपस के डिस्प्यूट हैं, निश्चित तौर पर छत्रप अलग अलग जगह अपने प्रभाव चलाने की कोशिश में लास्ट मोमेंट पे चीजें गड़बड़ाई हैं। सरगुजा एक को दे दिया गया, कोरबा बेल्ट एक को दे दिया गया, बिलासपुर बेल्ट एक को, रायपुर दुर्ग एक, ये अलग अलग जो बिखराव रहा पार्टी का 2018 के बाद, तो खैर बिखराव हर तरफ लगा, लेकिन जो बिखराव बढ़ा, हर कोई अपने वर्चस्व के लिए लड़ने लगा, वो कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण है। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस इस बड़े कारण को अगर दूर कर लेते तो निश्चित तौर पर भविष्य उज्जवल है, नहीं तो 2024 का लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस के लिए बहुत टेढ़ी खीर बन सकता है। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोग बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।